चूंकि आ चुकी हो तो अब जाने की बात मत सोचो। महान जिंग साम्राज्य की महारानी होकर तुमने इतनी आसानी से विश्वास कर लिया उस बूढ़ी दरबारी ज्योतिषी की बातों पर कि यदि सम्राट सांसारिक जीवन में उतर आए तो तुम्हारा जिंग साम्राज्य बच जाएगा, और एक साधारण से व्यक्ति से विवाह कर लिया, एक साधारण सा व्यापारी। ये तो एक मजाक है। ज्योतिषाचार्य के शब्द क्या तुम जैसे तुच्छ लोग उनका अंदाजा लगा सकते हैं? तुम राक्षसों के देश में वादा नहीं निभाया, बार बार हमारी सीमा पर हमला किया है। क्या तुम्हें हमारे महान जिंग देश का डर नहीं है? तुम्हें खत्म कर दें। तुम्हारा जिंगो राज्य हुआ जाओ बाढ़ के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में सूखा पड़ा, देश का भाग्य टूट चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता। हमारा यह उद्देश्य जल्द ही तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं, उस दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे। अरे वाह, तैयार है। मालकिन ने कहा है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। आपको तो भविष्य में परीक्षा पास करनी है। आप रसोई में खाना कैसे बना सकते हैं? परीक्षा पास करना, पत्नी, बच्चे और गर्म घर से बेहतर क्या होगा? आइए, ये पकवान तो मालकिन को जरूर पसंद आएगा। कितनी खुशबू है। होस्ट, ये सिस्टम एक पाठ्य प्रणाली है, केवल पढ़ाई से ही प्राप्त किया जा सकता है। विद्वानों की शक्ति, मार्शल आर्ट का सार, खाना बनाना तो मुमकिन नहीं है। दूर हो जाओ। मेरा नाम गुलान है। मैं एक किताब में आ गया हूं, एक अधूरे फैंटेसी उपन्यास में। हालांकि मैंने जगह लिया है एक उन्नत होने वाला पाठक प्रणाली, लेकिन एक के रूप में। एक बार वेब उपन्यासों के पाठक, संयमी दृष्टिकोण वाले। छिपे रहो और शोर मत मचाओ, यही है कालांतर यात्री का आवश्यक आत्मा अनुशासन। चूंकि नायक और बड़े खलनायक राजधानी में महारानी के साथ उपद्रव करने जा रहे हैं तो मैं इस लांजो शहर में ही रहूंगा। अपनी चाय की दुकान को अच्छे से चलाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ आरामदायक जीवन बिताऊंगा। सब्जियां ऊपर ले चलो। मैं खुद मालकिन को बुलाने जाता हूं। युवराज मालकिन के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरी बस यही एक पत्नी है। अगर मैं उसे प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तुम मुझे साम्राज्य भी दो तो मैं उसे नहीं बदलूंगा। मैं जा रहा हूं। प्रिय, प्रिय, भोजन तैयार है। प्रिय, प्रिय, भोजन तैयार है। मेरी पहचान मेरे पति को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। जीवन संघर्ष से मिलता है। मर जाओ। प्रिय, क्या आवाज है? क्या आवाज है? खाना तैयार है, आओ खाना खाओ। प्रिय, चलो हम चलें। चलिए महोदया। प्रिय, ये पकवान फूची फेई प्यान। यह क्या है? फिश फ्लेवर्ड पोर्क स्ट्रिप्स। ये तो कमाल है। बैग चिकन। यह मछली और मांस एक साथ मिले हैं। अभी तक समझ आता है, लेकिन यह भिखारी वाला मुर्ग और पति पत्नी के फेफड़े। नहीं नहीं प्यारी, ये सिर्फ व्यंजनों के नाम हैं। मैं डर से मर गया। गुलांग, तुम पढ़ाई में इतनी मेहनत करते हो, फिर भी मेरे लिए खुद खाना बनाते हो। प्रिय, बस तुम्हारे लिए काम करता रहूं। मैं कभी थकान महसूस नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, इस चिकन का नाम सुनकर थोड़ा साधारण लगता है, लेकिन असल में इसका स्वाद बहुत अच्छा है। जल्दी चखो। प्रिय, लगता है तुम कुछ सोच रही हो। इस चिकन को सुनो। आज महाबोधि मंदिर में जो देखा, कुछ शरारती दिखे। सब भूख से बेहाल थे, बहुत दयनीय लग रहे थे। क्या वे हुआंगझोउ से हैं? नहीं, दक्षिणी इलाके से हैं। वहां अकाल पड़ा हुआ है। उपन्यास में यह कथानक है। जया के 30वां वर्ष मेरी रात के आकाश अवलोकन से पता चला है। दक्षिणी क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। बाद में फिर तरह तरह की प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के कारण आम लोगों की हालत बहुत खराब हो गई। दक्षिणी क्षेत्र के सूखे की खबर यह तत्काल डाक से आया है। फिर भी मुझे भी अभी पता चला, लेकिन गुरुजी बाहरी दुनिया से बेखबर हैं। वे तो सिर्फ पवित्र ग्रंथों में लीन रहते हैं। उन्हें कैसे पता चलता? गुरुजी, आपको दक्षिणी क्षेत्र के सूखे का पता कैसे चला? ये तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इस बार शरणार्थियों का मामला हमें बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए। खाना खाओ, खाना खाओ। दरबार के मंत्री, हर कोई योग्य प्रशासक है, लेकिन उन पर थोप दी गई है एक ऐसी महारानी जो रोज केवल तपस्या और अमृत ढूंढती है। सम्राट अयोग्य है। स्वर्ग क्रोधित हो गया है। बेकार की बात मत करो। अगर यह बात महारानी को सुनाई पड़ी तो तुम्हारे एक नहीं कई सिर कटेंगे। ये तो आम लोग भी जानते हैं। जब से यह महारानी सिंहासन पर बैठी है, वह गहरे महलों में तपस्या करने लगी है। राजकाज से दूर रहता हूं। तुमने अकारण ही ऐसा क्यों कह दिया? बाजार की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्याओ किंग,
यदि वर्तमान साम्राज्य एक अयोग्य शासक है तो फिर हमारे महान जिंग साम्राज्य के संस्थापकों में कितने ही योग्य शासक रहे होंगे। गुलांग, तुम महारानी का बचाव क्यों कर रहे हो? सम्राट निर्दोष नहीं है, बल्कि हमारे महान जिंग राज्य का भाग्य धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। महारानी लगता है इन वर्षों शासन की उपेक्षा कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी शासनादेश वो पर्दे के पीछे से आवाज देती है। जहां तक उसके गहरे महल में ध्यान लगाने की बात है, असल में वह इंसान अब महल में है ही नहीं, बल्कि बाहर है। देश के भाग्य को बचाने का उपाय ढूंढ रही है। ये बातें अत्यंत गुप्त हैं, यहां तक कि दरबार के बड़े मंत्री भी नहीं जानते। गुरुओं को आखिर यह कैसे पता चला? गुलैंग, तो क्या तुम जानते हो वो महारानी अब कहाँ है? क्या वो बचाव का उपाय ढूंढ रही है? बहुत दूर आसमान के किनारे पर है, लेकिन पास ही तो है यहां। बिल्कुल, वो महारानी अभी कहाँ है? क्या वो मुक्ति का उपाय ढूंढ रही है? बहुत दूर कहीं। ये तो बिल्कुल सामने है। क्या मेरी पहचान उजागर हो गई है? गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? जब वो महल में नहीं है, वो निश्चित रूप से आम लोगों के बीच खो गया होगा। उसका रूप हम साधारण लोगों जैसा ही है। मैं कैसे जानूं? आखिरकार मूल किताब अधूरी रह गई। मैंने भी केवल शुरुआत और बीच का हिस्सा पढ़ा है। जहां तक बात की कहानी का सवाल है, वहां तक लिखा ही नहीं गया। लगता है वो अभी भी मेरी असली पहचान नहीं जानता। गुलांग, चुनकी दरबार के मामले तुम्हें इतनी अच्छी तरह पता है, तो अगर तुम सम्राट होते, आगे तुम क्या करते? मेरी पत्नी ही तो है। ये तो बहुत ज्यादा तारीफ हो गई। एक साधारण आदमी होने में क्या हर्ज है? बड़े लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं। घर पर अपनी बीवी के सामने थोड़ा दिखावा करो, ये भी अच्छा है। अब आगे मेरा क्या होगा? हे भगवान, क्या यह वही सम्राज्ञी है जो दरबार में इतनी शक्तिशाली और निर्णायक थी? तो मैं इस राजकीय संकट से शुरुआत करता हूं। दरअसल मेरे दार्जिलिंग राज्य का भाग्य इस सूखे का सामना करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर राहत अनाज बांटते समय आधे दशक में शायद इन दक्षिणी प्रदेशों के लोग विद्रोह कर उठेंगे। गुरुजी इतने निश्चित कैसे हैं? क्या वो भविष्य देख सकते हैं? ये क्यों है? मुझे फिर से सोचने दो। ऐसा क्यों है? प्राकृतिक आपदा के अलावा मानवजनित संकट भी है। इस दरबार में काबिल मंत्री कम नहीं है, लेकिन दुष्ट मंत्री भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है। वे निश्चित रूप से सूखे की ओर इशारा कर रहे हैं, खूब धन इकट्ठा करने के लिए। हमारी यह महारानी तो हर दिन बाहर खोजती रहती हैं देश के भाग्य को बचाने का उपाय। अक्सर इन बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। छोटी सी, अगर तुम्हारा गला खराब है तो थोड़ा पानी पी लो। युवराज की चिंता के लिए धन्यवाद। महारानी बन सकती हूं, यह उसकी शक्तिशाली क्षमता को साबित करता है। फिर भी उससे ऐसी गलती हुई। कह सकते हैं कि बुद्धिमान भी कभी चूक जाते हैं, या फिर नायक का तेज बहुत प्रबल है। महारानी का भी बुद्धि स्तर गिरा दिया गया। इसलिए गुलांग ने जिस मानवजनित आपदा की बात की, वो बाढ़ राहत का प्रभारी था। राजकुमार अनगो कयो। सही है महोदया, आप तो महारानी से भी अधिक चतुर हैं। कोई आश्चर्य नहीं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो अकाल राहत कोष दिया, मुझे डर था कि लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमेशा योजना से दोगुना अधिक होता था। फिर भी हर बार जो रिपोर्ट आती है उसमें बस इतना ही होता है। मैं तो मरने लायक हूं। गुरुजी, आप सच में पढ़े लिखे हैं। आपको बहुत कुछ पता है। अगले साल परीक्षा पास करके बड़े अधिकारी बन जाओ। हमारे जिंगों को अब आशा मिल गई है। बड़े अधिकारी बनने की बात छोड़ ही दो। राजधानी कोई अच्छी जगह नहीं है। हर तरफ नायक और खलनायक घूम रहे हैं। सब बेईमानी से उपद्रव मचा रहे हैं। प्रिय, असल में मैंने पढ़ाई सिर्फ अधिकारी बनने के लिए नहीं की थी। वो गुलांग, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पढ़ने वाले लोग सभी की इच्छा होती है सफलता पाने की, देश की जनता के लिए कुछ महान कार्य और योगदान करना। इसे कैसे समझाऊं? ये तो नहीं कह सकते। मुझे उस हैक किए गए नायक से डर लगता है और खलनायकों के हाथों मारे जाने का। ठीक है, एक कहावत है जो यहां फिट बैठती है। बिल्कुल सही। आकाश और पृथ्वी के लिए हृदय स्थापित करो। जनता के लिए नीति निर्धारित करो। पूर्व संतों के ज्ञान को आगे बढ़ाओ। सभी युगों के लिए शांति स्थापित करो। आकाश और पृथ्वी के लिए हृदय स्थापित करो। आम लोगों के लिए नीति निर्धारित करो।
पूर्व संतों के लुप्त ज्ञान को पुनर्जीवित करो। सभी युगों के लिए शांति स्थापित करो। केवल यह एक वाक्य, यह आपको सम्राट का गुरु बना सकता है महोदय। गुरु जी, महान ज्योतिषी ने आकाशीय रहस्यों को जान लिया। उन्होंने जो उपाय निकाला, क्या वो तुम हो? दक्षिणी क्षेत्र में सूखा पड़ा है। वहां धन लूटने की घटनाएं हो रही हैं। तुमने सूचना क्यों नहीं दी? मेरी यह लापरवाही अपराध है। मैं मृत्यु का पात्र हूं। उसे बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। जान बख्श दो, जान बख्श दो। महाराज, महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे। महाराज, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। महाराज, जनरल यू, दक्षिणी सीमा की अभी क्या स्थिति है? चाईयू को मार दिया गया है। दक्षिणी सीमा की स्थिति, कोवरगू से कही बात बिल्कुल सही है। मैं चाईयू के पास था। वहां छोड़ी गई लेखा भई मिल गई है। उस पर दर्ज है भ्रष्ट अधिकारियों की सूची। बहुत अच्छा काम किया है। गुलान की कृपा है, वरना मैं आज भी अंधेरे में होती। महाराज, वही खाते में दर्ज भ्रष्ट अधिकारी, उनका क्या किया जाए? ये बड़ी उथल पुथल का समय है। खून खराबा उचित नहीं। खबर फैला दो, उनके रवैये को परखो। एक और बात, इस साल गुलांकियों का उपयोग है। तुम पहले हानले अकादमी जाओ और घोष विजयन की व्यवस्था करो। मेरे महत्वपूर्ण काम में विलंब मत करो। इस नीच सेवक को समझ आ गया। अभी जाकर उन्हें सबक सिखाता हूं। आज मेरे मेजबान ने कहा, इस संसार की एक कहानी। 1000 वर्ष की साधना बढ़ गई। कंफ्यूजिंग गुप्त विधि प्राप्त हुई। शब्द ही कानून बन जाते हैं। रहस्यमय स्वर्गीय खजाना प्राप्त हुआ। होंग मिंग तलवार, पुनर्जीवन अमृत की 10 गोलियां प्राप्त हुई। इस बार सिस्टम ने जो पुरस्कार दिया है वो बहुत समृद्ध है। मूल रूप से इस दुनिया के मूल स्रोत को स्पॉइल करने वाला अतिरिक्त समृद्ध पुरस्कार प्राप्त करेगा। कौन कहता है कि पढ़ाई बेकार है? पढ़ाई से एक कंफ्यूजिव संत का स्तर प्राप्त हुआ। यदि यह बात किताब का मुख्य पात्र जान गया, कहां न्याय मिलेगा? इस दुनिया में पवित्र राज्य शायद पहले ही बंद हो चुका है। उपन्यास के अंत में भी नहीं बताया यह मुख्य पात्र किस स्तर का है। मुझे अभी भी सतर्क रहना होगा। मुख्य पात्र से दूर रहो, अपनी जान बचाओ। मैं बस अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता दूंगा। राजकुमार, मुसीबत आ गई है। बचाओ, हे राजकुमार। हे राजकुमार, कृपया मेरी जान बचाओ। तुम्हारी जान किसने ली? दक्षिणी सीमा पर कुछ गड़बड़ हो गई है। दक्षिणी इलाके में मुसीबत है। क्या हमने कल इसके बारे में बात नहीं की थी कि चाईयू आपदा राहत से पैसा बना रहा है? आज सुबह बहुत जल्दी बाहर खबर फैल गई है। कहते हैं कि चाईयू महारानी के दूध द्वारा मार डाला गया था। स्थानीय गवर्नर को भी साथ में मार दिया गया। महारानी ने उसे मार डाला। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। सुना है कि प्रांत के गवर्नर के घर से पूरे 1 लाख चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। युवराज, सोचिए तो, महारानी के जासूस जरूर थे जिन्होंने हमारी बातचीत सुन ली। मैंने पहले उनके बारे में बुरा कहा था। क्या आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ देंगी? शाशी, शाशी, मेरा सब खत्म हो गया। उपन्यास की कहानी ऐसी नहीं थी, है ना? जो खलनायक नायक को संसाधन देता है। महारानी ने उसे कैसे छीन लिया? सुकिंग, अगर मैं तुम होता तो कहीं छिप जाता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही। मुझे छिप जाना चाहिए। शायद कुछ समय बाद महारानी मुझे भूल जाएंगी। शुक्रिया माताजी। गुड़ी, चलो अंदर चलते हैं। मैं कहाँ छिपूं? राजकुमार, महारानी, मेरा सब खत्म हो गया। गुरुजी, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि यह महारानी अब इतनी जल्दी स्वभाव बदल गई है। अचानक ही, और उस चाईयू को मार डाला। पता नहीं। सही कहा, गुलैंग। तुमने पिछली बार जो पश्चिमी यात्रा की कहानी सुनाई थी वो अभी खत्म भी नहीं हुई। मैं और सुनना चाहती हूँ। और सुनना चाहती हो? पिछली बार हम कहां तक आए थे? ये तान संत बाद में लोहे जैसी इच्छा शक्ति से महारानी के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया। आरामदायक जीवन के प्रलोभन को। फिर क्या हुआ? उन्हें प्यार हो गया इस पड़ोस की पिपा राक्षसी से। फिर क्या? ये सुन मुकोग सीधे फूल फल पहाड़ लौट गया और जहां ये पिसी गया वो गया गालाउजवांग। वहां एक मिस गांव से शादी रचाई। सोचा था पति एक संभ्रांत व्यक्ति है। पता न था इतना असंभ्रांत निकलेगा। बस मजाक कर रहा था। असल में महारानी के प्रलोभन के बाद गुरु और 3 शिष्य फिर चल पड़े। पश्चिमी स्वर्ग की यात्रा जारी रखी।
मेजबान ने पश्चिम की यात्रा की कहानी सुनाई। 150 वर्षों की शक्ति प्राप्त हुई। तुरंत होंगमिंग तलवार कला मिली। सच में 100 गुना ज्यादा। मुझे नहीं पता कि अभी मेरा स्तर कैसा होगा। लगता है अगली बार मौका ढूंढकर आजमाना होगा। गुरुदेव, मुझे लगता है यह अंत सही नहीं है। तान संघ को यही रुकना चाहिए था। महारानी के साथ रहना। दोनों का मिलन हो गया। वैसे भी बूढ़े वू चेंग यहां नहीं है। यह किताब मैंने ही लिखी है। बीवी की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, बीवी की बात मानते हैं। गुलंग दिन रात कड़ी मेहनत करता है और मेरा मनोरंजन करने के लिए कहानियां भी लिखता है। राजपरिवार का दिल हमेशा ठंडा और निर्दयी होता है। इतना प्यार और दुलार सिर्फ गुल लांग ही मुझे देता है। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं? दिन दहाड़े राजकुमार के साथ उत्तेजना। मुझसे क्या काम है? ये युजो से अभी आई खबर है। युजो के प्रशासक का मरणोपरांत पत्र। हुआ जियानजोंग के प्रमुख द्वान पेपर अभियोग। एक महान जिंग साम्राज्य का अधीनस्थ संप्रदाय होने के नाते उन्होंने राक्षस जाति से गुप्त संधि की। देश के साथ विश्वासघात किया। बुरी खबर है। ये हुआ जियानजोंग के लोग हैं। आज मेरी प्राण ऊर्जा समाप्त हो गई है। मैं उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। कौन है? महोदय, आप भोजन करेंगे या ठहरेंगे? ठहरूंगा। यह व्यक्ति शुभ नहीं लगता। पहले मैं इसे शांत करता हूं, फिर कुंवर को सूचना देने वापस जाऊंगा। फॉक्सबो ने वूफैंग के डेंटियन को फाड़ दिया। वो भाग नहीं सकता। शैडो कार्विंग स्टोन संप्रदाय के अस्तित्व का मामला है। सुबह होने से पहले उसे पकड़ना ही होगा। तलाशी लो। राजकुमार। राजकुमार को कुछ हो गया है। क्या हुआ है? अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था। एक आदमी जिसके हाथ खून से लथपथ थे, वो ठहरना चाहता था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। क्या तुम उस आदमी का नाम जानते हो? मैं हिम्मत कैसे कर सकता था पूछने की, मेम साहब। सही मौके का इंतजार करो। मैं चुपके से भाग आया हूं सूचना देने के लिए। क्या वो आदमी सुंदर है? नहीं, बिल्कुल साधारण सा। ये कैसा समय है? तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? राजकुमार, वो किताब में है। शायद बस एक छोटा सा किरदार होगा। बस मुख्य किरदार या बड़ा खलनायक ना हो। मेरी सादगी में लौटी हुई पवित्र अवस्था की शक्ति। मजा लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसकी चिंता मत करो। कल दुकान सामान्य रूप से खुलेगी। प्रिय, कल घर पर ही रहना। कहीं मत जाना। मैं और शियोकी इस मेहमान से मिलते हैं। बाहर जाना मना है। घर पर रहना असंभव है। मैं एक तलवारबाज हूं। मैं तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूं? ठीक है, सब कुछ आपके कहने के अनुसार। एक रात आराम कर लेते हैं। शारीरिक ताकत भी कुछ लौटाई है। सौभाग्य से वे लोग पीछा नहीं कर रहे। लेकिन यहां भी अधिक देर नहीं ठहर सकते। हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व असाधारण है। शोरगुल भरे माहौल में लेकिन ध्यान से किताब पढ़ रहा है। इस छोटे से शहर में ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा। बिल चुकाता हूं। बाकी पैसे रख लो। समय और स्थान की सीमाओं के बीच धुएं में छिपे बादल, बिजली और आलू के फूल।
वो फैंग, कल रात आराम से सो पाए। इतनी जल्दी राजधानी जाने की क्या जरूरत है? क्या तुमने मुझे दुआन शाओ से पूछा है? दुआन शाओ, तुम्हारा हुआ जियान संप्रदाय राक्षसों से मिला हुआ है, वफादारों की हत्या करता है। मैं तुम्हारे अपराधों का सबूत सबके सामने लाऊंगा, पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दूंगा। यह मेरे पिता का बदला लेने के लिए भी है। मुझे बताओ वो रिकॉर्डिंग पत्थर कहाँ है? मैं तुम्हें चुनने दूंगा। एक तेज मौत का तरीका। सपने देखना बंद करो। मारना है तो आ जाओ, भले ही मैं मर जाऊं। ल्यूयन, पत्थर अभी भी यहां है। तुम लोगों ने जो गंदे काम किए हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब वे सबके सामने आ जाएंगे। उन पर हमला करो। पवित्र दैत्य महल की लुंगड़ी जनजाति का दैत्य राजा। मैं तो मिस्टर गु की रक्षा करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा परिणाम मिलेगा। हुआ जियान जोंग सचमुच बहुत हिम्मतवर है। वरिष्ठ, आप यहां कैसे आ गए? क्या आपको चिंता है? मैं चुपके से आपके पीछे आ गया। अब जबकि इतने लोगों ने देख लिया है, तो इन्हें मेरी शक्ति बढ़ाने दो। गवाहों को मिटा दो। तुम समझते हो तुम कौन हो? क्या नायक हो? ऐसा लगता है आज यह विवाद टलने वाला नहीं है। ये छोटा शहर, यहां कोई ताकतवर नहीं है। यदि राक्षस राजा हमला करे, सब खत्म हो जाएगा। यहां अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। इतने समय तक छिपे रहना और मेरी नजरों से बचे रहना, लगता है इस व्यक्ति की स्तर शायद मेरे बराबर ही है। अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। ये छोटा सा लांजो शहर, यहां तलवारों के देवता कैसे हो सकते हैं? तलवारों के देवता, महान पूर्वज। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। आज जो कुछ हुआ वो सब हुआ जैन संप्रदाय के निर्देश पर हुआ। अगर आप तैयार हो, मैं आपके लिए उसे मार सकता हूं। कुत्ते कुत्ते में लड़ाई, ये बहुत दिलचस्प है। पता नहीं ये राक्षस राजा कौन है। मूल कहानी में शायद इसका परिचय दिया गया होगा। शुजी ज्ञानचंद, आपने मुझे मारा नहीं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस चीज से बना कीमती सामान है? ये शुजी ज्ञानचंद के वार को रोक सकता है। लगता है ये खजाना मेरे भाग्य से जुड़ा है। अपनी आंतरिक शक्ति का बलिदान करके भाग गई। लगता है अब पकड़ में नहीं आएगी। छोड़ो, इस बार उसकी जान बख्श देते हैं। घटिया दो पैरों वाले जानवर। आगे चलकर मैं तुम्हारी 10 लाख मानव जाति को जरूर पिघलाऊंगा, इस नफरत का बदला लेने के लिए। अभी वाला मोती और है क्या? मुझे थोड़ा और दो। तुम यक्षमुनि की आंतरिक शक्ति की बात कर रहे हो। अभी वाला मोती और है क्या? मुझे थोड़ा और दो। तुमने जिसकी बात की वो याओशिंग की आंतरिक ऊर्जा है। अभी का रहस्यमय तलवारधारी देवता मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन यह व्यक्ति आसानी से पीछा कर सका। स्पष्ट है कि उसकी शक्ति अथाह है। वरिष्ठ, आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो गई है, लेकिन याओ गोंग में अभी भी 3 हैं। बस आप मुझे छोड़ने को तैयार हो। वे आपके हैं। बेवकूफ, भले ही तुम्हें मैं छोड़ूं, वो मेरी ही है।
ये पूछना भूल गया कि आंतरिक क्लियर कहाँ है। लेकिन मैं वो जियान जोंग जा सकता हूं। मूल कहानी में वहां कई बेशकीमती खजाने हैं। बिल्कुल सही। पहले वाले तलवारबाज की तलवार की चमक, उसी पर इल्जाम लगाया जा सकता है। मेरा ये चेहरा ढक जाएगा। मैं उसकी तलवार की चमक की नकल करूंगा। मेरी क्षमता से कुछ ही पलों में हो जाना चाहिए। बस इतना ही काफी है। अब देरी नहीं करनी चाहिए। इस बार हुआ जियान जोंग जाना है। ये सच में लाभदायक रहा। यह उत्तम कोटि की लिंगशी, यह 1000 साल पुराना मोती, और यह आधा अमृतसर का कंफ्यूजियस ध्यानमणि। इस मूल कहानी के नायक की तो बात ही कुछ और है। हुआ जियान जोंग को नष्ट करने के बाद उसकी शक्ति में अचानक जबरदस्त वृद्धि हो गई। लेकिन अब ये सब चीजें पूरी तरह से मेरी हैं। सभी लोग यही समझते हैं कि पहले वाले तलवारबाज देवता ने बदला लिया है। मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। जब मैं हुआ जियान जोंग पहुंचा, मेजिया के लोग मर चुके थे। किसने किया ये? इतनी शक्ति कम से कम सम्राट स्तर की है, यहां तक कि देव स्तर के योद्धा की। एक मुखौटा पहने तलवारबाज था। उसने न सिर्फ हुआ जियान जोंग लूट लिया, आंतरिक द्वार की जड़ी बूटियों की क्यारी और खजाने के संग्रह। उन्होंने ये भी संदेश छोड़ा, कहा कि वो लांजुआ शहर का वही व्यक्ति है जिसने दुआन जियाओ और दानव राजा का वध किया। दिलचस्प बात है, उसने साहस कर मुझे दोषी ठहराया। लगता है वो भी उस समय मौजूद था। इतने समय से छिपा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो एक माहिर है। महाराज, तो क्या अब भी जांच जारी रखें? इतने शक्तिशाली योद्धा को जांच करना भी व्यर्थ है। और वो फैंग के बारे में? अब उसके पिता वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हमें उन्हें अच्छी तरह सांत्वना देनी चाहिए और पुरस्कृत करना चाहिए। हुआ जियान संप्रदाय अब समाप्त हो गया है। शेष बेकसूर शिष्य स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। जो याव जाति से मिले हुए हैं उन्हें कारागार में डाल दो। चुपके से युवा मास्टर गु की रक्षा करो। जी, मैं समझ गया। अभी का समय बहुत उलझन भरा है और अचानक एक अद्भुत शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, फिर भी सतर्क रहना ही उचित होगा ताकि मेरी असली पहचान उजागर न हो जाए और गुललांग को अनावश्यक संकट में न डालूं। प्रिय, मैं वापस आ गया हूं। स्वामी, तुमने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है। ये तुम्हारे लिए उपहार है। प्रिय, तुम्हारा साथ मेरा सौभाग्य है। स्वामी, आज मैंने सुना चाय घर के बाहर साधक लड़ रहे थे और लोग मारे गए। हम एक साधारण इंसान हैं, उन अमर साधकों को चुराना ठीक नहीं। पत्नी जी, आप ठीक कहती हैं। शरद ऋतु का उत्सव आ रहा है। मैं कसम खाता हूं, मैं निश्चित रूप से मेहनत से पढ़ाई करूंगा। लेकिन गुललांग, आपको अच्छे से आराम करना चाहिए ताकि तंदुरुस्त रहें। सुनते हैं ज्यूरिन बनना मुश्किल नहीं है। मुझे यकीन है कि गुललांग भविष्य में जरूर चमकदार मुकाम हासिल करेंगे। ज्यूरिन बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं तो बनना ही नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी, प्रिय। आज शरद ऋतु परीक्षा के लिए आवेदन करने आए लोग, ये तो बहुत ज्यादा है। समय यात्रा में यही एक बुरी बात है, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। ये बहुत असुविधाजनक है। यह आदमी दिलचस्प है। पहले तो उसकी बारी आ ही गई थी, लेकिन फिर से आखिरी में लग गया। पहले आप कृपया। मुझे कोई जल्दी नहीं है। धन्यवाद भाई। क्या मैं आपका उपनाम जान सकता हूं? मेरा उपनाम लिन है और मेरा नाम लू है। मूल किताब में ऐसा कोई पात्र नहीं था। शायद यह एक महत्वहीन पृष्ठभूमि का पात्र है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं गुलान हूं। भैया, अभी आपने ऐसा क्यों किया कि बाद में आने वालों को रास्ता दे दिया? मेरा लक्ष्य यह नहीं है और इस पैसे को बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं। इसका क्या मतलब है? परीक्षा पास कर लेने से क्या होगा? न तो मेरे पास मजबूत रिश्ते हैं और न ही ऊपर वालों को रिश्वत देने के लिए पैसे। जीवन भर एक छोटा सा अधिकारी बनकर रह जाएगा। हम जैसे निचले तबके के लोग बड़े अधिकारी नहीं बन सकते। पैसा हर दुनिया में भाग्य तय करने वाली चीज है। जैसे कि 21वीं सदी में वे छात्र जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अगर घर में पैसा हो तो विदेश जाकर नाम कमा सकते हैं और शान से वापस आ सकते हैं। आज की सूची पहले ही खत्म हो गई है। तुम लोग कल फिर आना। भाई गु, तो तुम्हें कल ही आना होगा। भाई, अभी तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे गहरा एहसास हुआ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही रोम में होते हैं, और कुछ लोग जन्म से ही मजदूर बनने को अभिशप्त होते हैं। मजदूर तो मैंने सुना है, लेकिन भाई गु, तुम्हारा मतलब? ये रोमा है। क्या एक खच्चर और घोड़े से पैदा हुआ है? लगभग लगभग लगभग।
ये युवा सज्जन, क्या आपका नाम गु है? क्या आप गु परिवार की चायशाला के श्री गुलान हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? रुकिए महोदय, मैं राज्यपाल महोदय को बुलाता हूं। भाई गु, क्या आप हमारे लांजोर शहर के राज्यपाल महोदय को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। ये तो अजीब बात है। क्या यह महोदय गु हैं? यह मैं ही हूं। सचमुच सुंदर व्यक्तित्व है। क्या सहयोग है, आज सिर्फ एक ही स्थान बचा है। यह आपकी परीक्षा पर्ची है। सब कहते हैं कि यह प्रशासक महोदय दिखावा पसंद करते हैं, फिर गुण भाई के साथ इतने सरल क्यों हैं? और चुंबन इतना गहरा था कि लगभग जमीन पर झुककर प्रणाम करने जैसा था। क्या ये कोई गलती तो नहीं है? नहीं, सच में यह एकमात्र शेष बचा हुआ नंबर है। कृपया इसे स्वीकार करें महोदय। मेरा नाम डॉफो है। भविष्य में आपका मार्गदर्शन बना रहे। श्योंगदाओ मूल मालिक के पूर्वजों का मित्र है। सहयोग से वह राजदरबार में एक अधिकारी है। उसे पता चला कि मैं शरद ऋतु की परीक्षा में भाग ले रहा हूं, इसलिए उसने पहले ही व्यवस्था कर दी। लेकिन यह अधिकारी कितना बड़ा होगा जो एक क्षेत्र के प्रशासक को ऐसा बना सकता है? आखिरकार यह काम पूरा हो गया। आखिरकार अब हम वापस जाकर अच्छी नींद ले सकते हैं। इतना भी नहीं हुआ होगा महाराज। इन कुछ दिनों में आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बस यही वजह है। तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम गुंगोंजाई के रिश्तों के बारे में जानते हो। किसने सौंपा था ये काम? कौन है? राजधानी का स्काई मॉनिटरिंग ब्यूरो। स्काई मॉनिटरिंग ब्यूरो सभी अधिकारियों पर नजर रखता है। दरबार के मंत्री उससे बाघ की तरह डरते हैं। तुम सोचो, जो स्काई मॉनिटरिंग ब्यूरो को हुक्म चला सके वो कैसा व्यक्ति होगा? क्या वो महारानी नहीं हो सकती? इस बात को बाहर मत कहना। मर जाऊंगा तो भी राज दफन रहेगा। हाँ हाँ हाँ। मेजबान ने किताब लिखी। शानहान जाबिंग लुंग का पहला अध्याय। चिकित्सा कौशल में 200 की वृद्धि। पुनर्जीवन गोलियां 10 गुना प्राप्त हुई। क्यूमिन याशु पुस्तक का पहला अध्याय। पिछले जन्म के बीच 100 गुना प्राप्त हुए। महाजीवन विद्या का मूल सिद्धांत। सौभाग्य से पिछले जन्म में हर चीज का थोड़ा ज्ञान है। हालांकि यह पहला अध्याय है, पर यह पुरस्कार अच्छा है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखा है। हालांकि यह पहला प्रयास है, लेकिन यह इनाम बुरा नहीं है। यह दार्जिलिंग देश की भूमि उपजाऊ है, लेकिन अनाज की पैदावार एक दान से भी कम है। पवित्र धान के कुछ 10वें हिस्से जितना भी नहीं पहुंचती। इस बंजे छोटे देश की तो बात ही छोड़ो। बस यह नहीं पता है, क्या इस दुनिया की मिट्टी और पानी अनुकूल होंगे? बिल्कुल सही। मैं अपना महाजीवन मंत्र आजमाता हूं। दुस्साहसी मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पवित्र दैत्य महल के प्रिय शिष्य पर क्रूर प्रहार करने की? याव सम्राट के आदेश का पालन करते हुए हम निश्चित रूप से याव जाति की विशाल सेना का नेतृत्व करेंगे और दार्जिलिंग को रौंद डालेंगे। मुझे मूल कहानी याद है। लड़ाई तो जयाके के 5वें वर्ष में शुरू हुई थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक याव राजा को मार डाला, जिससे समय रेखा पहले खिसक गई? धृष्ट मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र दैत्य महल के प्रमुख शिष्य पर क्रूर प्रहार करने की? दैत्य सम्राट के आदेश का पालन करते हुए हम दैत्य सेना का नेतृत्व करके दार्जिलिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। दैत्य बार बार हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तो उन्होंने सीधे युद्ध की चुनौती दे दी है। यह तो बिल्कुल अत्याचार है। महाराज, अब क्या किया जाए? मैं राक्षसों से नहीं डरता, लेकिन हमारा राज्य पहले से ही कमजोर है। युद्ध से बच भी गए तो हमारे पास संसाधन बहुत कम बचेंगे। सच कहा, युद्ध के लिए धन और अनाज दोनों चाहिए। अगर अभी अनाज वसूला गया तो अगले साल जनता कैसे जिएगी? गुरुदेव, वो इतिहास और वर्तमान जानते हैं, विशाल ज्ञान रखते हैं, शायद कोई हल निकाल सकें। मेरी महान जीवन विद्या इस दिव्य धान के साथ इतना अद्भुत प्रभाव दिखा रही है। इतने नए चावल के बीज प्राप्त हुए हैं। स्वामी, तुमने यह क्या उगाया है? यह क्या है? यह दिव्य धान है। इसकी पैदावार सामान्य से 3 गुना है, लेकिन इसकी वृद्धि अवधि केवल 1/3 है। राजकुमार, आप तो बहुत ही अद्भुत हैं। न केवल पढ़ाई में निपुण हैं, बल्कि इतना अद्भुत दिव्य धान भी उगा लेते हैं। स्वामी, यह आपने कैसे उगाया? देखिए, दरअसल यह मेरे गांव के एक श्री युवान ने किया है। दादाजी ने इसे उगाया था, मैंने बस इसे उधार लिया है। वो बूढ़ा आदमी अब कहाँ है? माफ करो पति जी। पत्नी, माफी की जरूरत नहीं। अब से हम इस दिव्य धान का उपयोग करेंगे। यही पनपा और फैला। इसे मेरे गांव जैसा बना दो। देवताओं को मंदिरों की जरूरत नहीं, न ही प्रार्थनाओं की, क्योंकि शाम के धुंधलके में हर उत्तर धुआं धरती से भेजी गई याद है। स्वामी,
गो परिवार के पास कोई जमीन नहीं है। अगर बस रखा तो खाकर भी खत्म नहीं होगा। बेहतर है हम इसे आम लोगों के साथ व्यापार करें, क्या कहते हो? मेरी पत्नी ने बहुत सोच विचार कर कहा। हम इन धान के बीजों को बेच दें, निश्चित ही कई भूखों की जान बच जाएगी। हमारे दार्जिलिंग में भूख से मरने वाले कम होंगे। प्यारी, तुम्हारा दिल इतना दयालु है, मुझे विश्वास है यह निश्चित रूप से दादा युवान की इच्छा के अनुरूप होगा। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। और कीमत? सामान्य चावल जितनी ही रखो। पिछले जन्म का दिव्य धान भी ऐसा ही था। कोई पेटेंट नहीं, कोई अत्यधिक कीमत भी नहीं है। मुझे युवान दादा का बहुत ऋण है, पेट भर खाना मिल सके। इस जन्म में भी दूसरों का भला करना चाहिए। मैं दार्जिलिंग के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रिय, ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। ये बातचीत का अंदाज मानो वर्तमान साम्राज्य का हो। अगर साम्राज्य ने यह सुन लिया तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा। देखो, उसे अभी भी विश्वास नहीं है। मुझे अपने पति पर विश्वास है, बस अभी दार्जिलिंग की उत्पादन क्षमता कम है। भले ही हमारे पास ये दिव्य धान के बीज हो, लेकिन डर है कि कम समय में पर्याप्त अनाज का उत्पादन नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। ये चीज पानी की चक्की है। ये सीधे नदी का पानी खेतों तक ले जा सकती है, सिंचाई का काम करता है। इस तरह मेहनत बच जाती है। लकड़ी के बैल और घोड़े कहलाते हैं। लोगों को बोझ ढोने से छुटकारा मिलता है, सामान ले जाने का। राजकुमार, आप तो बहुत शानदार हैं। इस तरह के कृषि उपकरण के बारे में भी सोच सकते हो। तुम क्या नहीं कर सकते? मैंने इन अद्भुत चीजों के बारे में कभी नहीं सुना। इतने साल दुनिया पर शासन करने के बाद भी मैं सच में एक संकीर्ण दृष्टि वाला था। गुरु गु की तुलना में दरबार के उद्योग मंत्रालय के वे लोग बिल्कुल बेकार हैं। स्वामी, आपको यह विचार कैसे आया? ये तो दरअसल मेरे पास और भी बहुत कुछ है। अगर पत्नी जानना चाहें तो मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। इन चीजों के साथ दार्जिलिंग की अब कोई चिंता नहीं। जिंगो बच जाएगा। हालांकि गुरुदेव एक कोमल विद्वान है, लेकिन ये दिल, ये चरित्र दुनिया में बहुत कम है। वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? नहीं पति जी, आपने गलत देखा। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम चायघर के बगल में एक अनाज की दुकान खोल लें। जो भी पत्नी जी कहेंगी। होस्ट ने पारंपरिक कृषि उपकरणों का ज्ञान समझाया। पुरस्कार प्राप्त हुआ वायु दर्शन कला, 5000 वर्षों की कल्टिवेशन शक्ति, अमर स्तर की अल्कमी विधि, 9 परिवर्तन अग्नि आत्मा गोली, अमर शरीर की किस्मत में 1000 की वृद्धि। वर्तमान किस्मत गुणवत्ता नीली है। यह किस्मत देखने की कला वाकई बढ़िया चीज है। इसके साथ मैं भविष्य में देख सकता हूं दूसरे की किस्मत और नियति मेरे काम को और सुविधाजनक बना देगा। हमारा जिंगो राज्य और याओजी दुनिया, अब युद्ध शुरू होने वाला है और तुम अनाज का व्यापार कर रहे हो। क्या मरने की जल्दी है? हमारा अनाज लिंजियांग शहर से आता है। हमारा अनाज चुंजियांग शहर से आता है। लियो परिवार की तरफ से आता है। अब यहाँ अनाज की दुकान खुल गई है। लियो परिवार को ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। दफा हो जाओ। किसने तुम्हें बोलने की अनुमति दी? अपना मुंह बंद रखो। तुम लोगों में यहाँ प्रबंधक कौन है? बाहर निकलो। पता नहीं आप लोग कौन हैं। हम लिंजियांग शहर के लियो परिवार से हैं। तुम लोगों की बड़ी हिम्मत है। किसने तुम्हें यहाँ अनाज की दुकान खोलने दी? हमारे मालिक का व्यवसाय छीनने की कोशिश करते हो। युवराज, लियो परिवार लिंजियांग शहर के आसपास का स्थानीय दबंग है और अनाज व्यापारी भी है। उनके घर के मुखिया लियो विनतियान कहा जाता है कि शाही परिवार से थोड़ा संबंध रखते हैं। लियो परिवार के लोग सचमुच बहुत उदंड हैं। इतनी दूर तक अपना हाथ फैलाया है और लंगझोउ शहर के मामलों में भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हैं। यहाँ तो राजा का अधिकार भी नहीं पहुंचता। लिंजियांग शहर तो इससे भी ज्यादा अजीब है। कोवर साहब, कुंवरनी जी, तुम लोग पहले वापस जाओ। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। स्वामी, तुम तो एक कोमल विद्वान हो। पहले अंदर जाकर शरण लो। मैं यहाँ हूं। बकवास बंद करो। तुम लोगों में यहाँ असल में प्रभारी कौन है? बोलो। तुम दोनों को मेरे आगे खड़ा होने दूं। मैं एक 7 फुट का पुरुष हूं। मेरे क्या मुंह लेकर जाऊंगा? चिंता मत करो, मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन अगर उन्हें मरना ही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझदार हो तो इस दुकान को बंद कर दो, वरना मैं नरमी नहीं बरतूंगा। अगर मैं नहीं मानूं तो मैं कह रहा हूं, छोकरे, तू यहां मेरे सामने बोल रहा है। क्या तू मौत को बुला रहा है? हमारे मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत क्या तुझे जीने से ऊब गया है? सुन ले, मालिक और मालकिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे शब्द ही कानून है। नियंत्रण। क्या यह मौजूद कोई और शक्तिशाली व्यक्ति सहायता कर रहा है? क्या यह मौजूद कोई और शक्तिशाली व्यक्ति सहायता कर रहा है? यहां तक कि मुझे भी पता नहीं चला। इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से मुझसे कहीं अधिक है। घुटने टेको। बोलो। महाराज, मेरा नाम वांग कियांग है। मैं लियो परिवार का नौकर हूं। इस बार आया हूं इस अनाज की दुकान को तोड़ने के लिए। गुलान को लिंजियांग शहर वापस ले जाने। मैंने तुमसे पूछा नहीं था। महोदय,
हमारे मालिक लियू तियानवेन, वो तो मुयून राजकुमार लियूशी पर निर्भर हैं। उन्होंने राजकुमार को एक रकम दी और फिर वो लिंजियांग शहर में दूसरों की ताकत से डराने लगे। तो ये लियू तियानवेन मुयून राजकुमार का सहारा ले रहे हैं। तो यही कारण है इतने घमंड से यहाँ का राजा बन बैठा है। यह नौकर तो काम का है, उसके मालिक के गंदे कारनामे पूछो, सचमुच बता देता है। मारो इसे। दफा हो जाओ। श्रीमान का शुक्रिया। ये लड़की इतनी छोटी उम्र की है, फिर भी एक माहिर है। सचमुच असली गुरु कभी दिखावा नहीं करता। इस बार लियू परिवार सच में मुश्किल में फंस गया है। मैं नहीं हूं। तुम बकवास मत करो, तुम ही हो। राजकुमार, वो मैं नहीं हूं। स्वामी, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं। स्वामी, शरद ऋतु उत्सव निकट है। आप चिंता न करें, घर पर रहकर पढ़ाई करें, भविष्य में अन्नागार कमाया करें। ये लोग बेहद क्रूर हैं। तुम एक कोमल विद्वान हो। सौभाग्य से आज कुछ नहीं हुआ, नहीं तो 10 लियू परिवार भी काफी नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पत्नी की सुनता हूं। चिंता मत करो, दुर्घटना होना तो असंभव है। बस आगे चलकर देखेंगे। पहले लोगों को हटाना होगा, फिर मारना। नहीं तो बीवी हमेशा चिंतित रहती है। राजकुमार, अभी ठीक ठीक क्या हुआ था? सच में मैंने नहीं किया। मैं जानता हूं, यह शायद कोई राहगीर होगा। बेबस को देखकर मदद करना। लेकिन अभी वो आदमी कह रहा था, लियू परिवार के पीछे मुयून राजकुमार है। अगर वो राजकुमार गु परिवार पर नाराज हो गया तो मुझे डर है। तुम डरो मत, मुयून राजकुमार हमें परेशान नहीं करेगा। लियू परिवार के बारे में तो और तो बिल्कुल नहीं। मौसम ठंडा हो गया है, लियू परिवार का अंत होना चाहिए। मुयून राजा के बारे में उसे भी सबक सिखाना होगा। प्रिय, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? शायद याक्ष आक्रमण के कारण। राजा मुयून के पास समय नहीं है। और वो वांग कियांग ने भी कहा था, लियू परिवार तो बस दूसरों की ताकत का सहारा लेता है। देवी, आपकी बात सही है। क्या यही दार्जिलिंग प्रांत की राजधानी है? कितना भव्य है। महाराज, उनसे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में यह सब हमारे दायु देश का है, यानी आपका है। राष्ट्रगुरु ने भविष्यवाणी की है। दार्जिलिंग का भाग्य अंत तक पहुंच गया है। दानव लोक ने फिर बड़ा हमला किया है। बिल्कुल सही, यह जगह जल्द ही मेरी होगी, उस महारानी सहित जो इतनी ऊंचाई पर बैठी है। महाराज, आपकी महत्वाकांक्षा प्रशंसनीय है। दार्जिलिंग को जीतना। इस शरद ऋतु के विद्रोह से शुरू करें। मैं ये देखना चाहता हूं, यह बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान वास्तव में कितना योग्य है। भविष्य में मेरे काम आएगा या नहीं। चलिए ड्रैगन मास्टर। स्वामी, रास्ते में सावधान रहना, अपना ख्याल रखना। मैं घर पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। शरतकालीन परीक्षा लांझौ प्रांतीय प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित होती है, लगातार 7-8 दिनों तक। यद्यपि गुप्त रक्षक सुरक्षा करते हैं, फिर भी मैं चिंतित हूं। आखिरकार मेरे पति शारीरिक रूप से अक्षम है। प्रिय पत्नी, इस शरतकालीन परीक्षा के समाप्त होने के बाद वहां आतिशबाजी और मेला होगा। जैसे ही मेरी परीक्षा समाप्त होगी, मैं तुम्हें पूरे लांझौ शहर में घुमाऊंगा। अच्छा, मैं घर पर ही अपने पति का इंतजार करूंगी। कृपया मेरे पति का ख्याल रखना। मैडम, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से युवा महोदय की देखभाल करूंगा। प्रिय, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा था, क्या तुमने सब याद रखा है? बीजों को सबसे पहले शियांगझो के सैन्य खेतों को देना, और एक बात और, मेरे लिए एक व्यक्ति को ढूंढना जिसका नाम है लू क्यूशिन। मूल कहानी में लू क्यूशिन बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। भविष्य में वो बन सकता है राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का महान सेनापति, दार्जिलिंग साम्राज्य का रक्षक स्तंभ। भाग्यशाली लोगों से मित्रता करने से अपना भाग्य बढ़ाया जा सकता है, जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से मूल कृति अधूरी रह गई, मैं उसे भी नहीं जानती। पता नहीं मिल पाएगा या नहीं। महोदय इस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? जरूरत नहीं है, बस तुमने ढूंढ लिया, मुझे तुरंत बताना, ठीक है? उससे मिलो। इस तरह के भाग्यशाली व्यक्ति बेहतर है चुपके से दोस्ती कर लो, दूरी बनाए रखो, नहीं तो कहानी में मारे जाओगे। वो नहीं मरेगा, अपने आसपास के लोगों को मार डालो। राजा स्तरीय महारथी को नौकर बना लो। ये किस शक्तिशाली परिवार का युवराज है? लांझौ शहर में कब ऐसा व्यक्ति आया? मैं सिस्टम से मिली वांग की तकनीक का उपयोग करता हूं, देखता हूं यह आखिर कौन है। दोनों की भाग्य रेखा, सब कुछ काला है।
इसका मतलब है कि वे मूल दुनिया में खलनायक हैं। मैं उनकी किस्मत फिर देखता हूं। भाई लिन, रुकिए रुकिए रुकिए। भाई लिन, सब ठीक है, कोई बात नहीं। भाई गो, तुम यहां कैसे? क्या हुआ? एक साधारण व्यक्ति को राजा स्तर के विशेषज्ञ की चाबुक की मार, शायद आधी जान चली जाती। लेकिन लिन लू को बस चोट लगी है। क्या बूढ़े ने जानबूझकर हल्का मारा? नीला भाग्य, जन्म कुंडली, बचपन में बहन के साथ मिलकर गुजारा, सौम्य और आज्ञाकारी। बहन की मौत के बाद स्वभाव बदल गया, पश्चिमी मोर्चे पर पहुंचा, जीवन भर का अधूरा पागलपन बन गया और नाम बदलकर लू क्यूशियन रख लिया। तो यह वही है जिस हिरण देवता की मैं हमेशा तलाश कर रहा था। भाई गु, आप मुझ लिन को इतने क्यों घूर रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? माफ कीजिए, हाल ही में मैं थोड़ा बेपरवाह हो गया हूं। नहीं नहीं भाई, जल्दी बताओ मुझे, आखिर मामला क्या है? गो भाई, मेरी मजाक उड़ाना मत। मेरी बहन को एक अजीब बीमारी हो गई है। मैंने सब कुछ बेच दिया पर इलाज नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस हालत में आ गया हूं। मिलना ही तो भाग्य है। बेहतर होगा कि मुझे भी देखने ले चलो। मुझे चिकित्सा का कुछ ज्ञान है, शायद मैं दीदी का इलाज कर सकता हूं। छोड़ो, कोई बात नहीं। लिन बिल्कुल बेकार हो चुका है। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? गु भाई, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, कृपया। हालांकि लिनलू का भाग्य बहुत मजबूत है। अगर मैं उससे बहुत गहराई से जुड़ गया तो भविष्य में निश्चित रूप से परेशानियां आएंगी। लेकिन यह व्यक्ति देश और परिवार के प्रति समर्पित है और लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आता है। आज उसका एकमात्र रिश्तेदार गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मैंने सिस्टम की मदद से चिकित्सा कला में अद्भुत निपुणता हासिल की है। मरते हुए को बचाने से इनकार करना, मेरा दिल इसे स्वीकार नहीं करता। अच्छा ठीक है, बस इस एक बार मदद करता हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो। ये बीमारी साधारण मनुष्य जैसी नहीं लगती, एक तरह की साथ घातक ऊर्जा का एहसास है। भाई गो, मेरी बहन की हालत कैसी है? चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं। उसे ठीक कर सकते हैं, मैं देखते ही बता दूंगा। सोने जैसी किस्मत, जन्म कुंडली, मरने वाला इंसान, बाद में अपनों की जिद के कारण भाग्यशाली व्यक्ति ने जिला दिया। बर्फीले फिनिक्स शरीर की वजह से आधे साल में संत के स्तर तक पहुंच गई। सारांश, स्वर्ग द्वारा चुनी हुई लड़की, सुनहरी किवंती। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम स्वर्ग द्वारा चुनी हुई लड़की हो, सिर्फ आधे साल में संत के स्तर तक पहुंच गई। मेरे पास एक सिस्टम है, फिर भी मुझे एक साल से ज्यादा लग गया। अब मैं आखिरकार समझ गया हूं कि आगे चलकर लिनलू इतने मन से नायक का साथ क्यों देती है। लेकिन मूल कहानी में तो लगता है नायक ने लिन ताना को जलाया भी नहीं, बस खोखले वादों से लिनलू को बेवकूफ बनाया। उसकी पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रह गई। मेजबान ने स्वर्गीय नियुक्ति वाली कन्या की सहायता की, गुप्त रूप से कर्म और अच्छे संबंध बन गए। भाग्य 1000 बढ़ गया। ये तो बस एक बीमारी देखना था, इतने में ही 1000 भाग्य बढ़ गए। स्वर्गीय नियुक्ति वाली कन्या सचमुच भाग्य की कटाई मशीन है। मेजबान ने स्वर्गीय नियुक्ति वाली कन्या को उपहार दिया, एक पुनर्जीवन गोली। 2000 किस्मत अंक जोड़े। उस लड़की की जान बचा ली गई है जिसकी नीति बदल गई थी। भाग्य में आने वाले संकट को बदल दिया। 100 किस्मत अंक जोड़े, 100 जोड़ो, फिर 100 जोड़ो, किस्मत अंक 10,000 तक पहुंच गए। वर्तमान किस्मत का स्तर नीला। अगली अवस्था अनलॉक करो। सम्राट सर। संत सर तो बिल्कुल नहीं है, इस दुनिया की चोटी। अच्छा हुआ मैंने लोगों के सामने अपनी पहचान नहीं उजागर की। लगता है मुझे अभी भी अपनी किस्मत को और बेहतर बनाओ। जल्दी सम्राट के स्तर तक पहुंच जाओ। ठीक है, तुम्हारी बहन को अब कुछ नहीं होगा, कुछ दिन आराम करो और सब ठीक हो जाएगा। भाई गो, एक पुरुष का सम्मान उसके घुटनों में होता है। जल्दी उठो, यह क्या हो रहा है? लिनलू इसे हमेशा याद रखेगा। मैं चाहता हूं आपको अपना स्वामी मानूं, आपके घोड़े के आगे का सैनिक बनूं, आपके लिए तलवार रोकूं। आज प्रतिज्ञा करता हूं, आकाश और धरती गवाह हैं। तुमने भाग्यशाली व्यक्ति को वश में कर लिया है। वफादारी 100% है। भाग्य अब इसी से बंध गया है। भाग्य में 5000 की वृद्धि हुई। जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है।
अपने प्रियजन को बचाने के लिए गुलाम बनने को तैयार हूं। देखो लिन तानेर, उसके दिल में कितनी जगह है। लेकिन सोचा नहीं था लिन ताना भी भाग्यशाली लड़की है। शायद हो सकता है इस मौके का फायदा उठाकर शॉर्टकट ले लो, अपनी किस्मत बेहतर करो। भाई गो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं क्या? हम दोनों भाई हैं। मैं तुम्हें क्या आदेश दे सकता हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो? वो तो वही है जो तुम खुद करना चाहते हो। बहन लिनलू अभी जीवित है। मूल कहानी की दिशा बदल दी है। हमें इसे सही करने का रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना लिनलू कभी भी देवदूत नहीं बन पाता। मेरा सपना। हाँ, जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा था परीक्षा में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, अभी तुम्हें खोजना चाहिए। तुम्हारा दिल वास्तव में क्या चाहता है? मेरा दिल पूछो। गो भैया, मैं तुम्हारी सुनूंगा। मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। मेरी बहन की देखभाल आप करेंगे गू भैया। अगर भविष्य में मैं सफल हो गया तो जरूर आपके पास वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या सच में कुछ भी याद नहीं है? लिनलू कहाँ है? वो तुम्हारा छोटा भाई है। याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है, मेरा नाम लिनतानेर है, जिंग देश का व्यक्ति। दिमाग में बाकी बातें बहुत धुंधली हैं। क्या यह इसका दुष्प्रभाव है? ठीक है, याद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करो। मेरा नाम गुलान है, तुम्हारे भाई का अच्छा दोस्त हूं। उसने जाने से पहले मुझे खास तौर पर यह कहा था, अपना ख्याल रखना। यह क्या है ताना बहन, जल्दी उठो। राजकुमार, मैंने पहले ही सुबहन से सुन लिया था। राजकुमार ने ही मेरी जान बचाई है। जान बचाने का एहसान मैं इसका कैसे बदला चुकाऊंगा? केवल शरीर से सेवा करके ही। तुम्हारे दिमाग की यादें अभी पूरी तरह सही नहीं है, बहुत कुछ कम है। तो अब अगर मैं तुम्हें अपनी सेवा करने दूं, मुझे लगता है ये तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना होगा। इसके अलावा खासकर जब मेरा अपना परिवार है तो मैं आपकी सेवा करूंगा। दास बनकर आपके ऋण चुकाऊंगा, तभी तो हम भाई बहन कहलाते हैं। हमारे काम करने का तरीका एक जैसा है। भाग्यशाली व्यक्ति एक और भाग्यशाली लड़की है, सब मेरी नौकरानी बन जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती। यह जरूरी नहीं है। ये फिर क्या है? राजकुमार, कृपया स्वीकार कर लीजिए। अगर राजकुमार ने स्वीकार नहीं किया, तानेर के मन में वास्तव में बेचैनी है। यह है। अच्छा, महाराज कैसा है? जिंग राष्ट्र को कहा जाता है संस्कृति में सबसे गहरी परंपरा वाला राजवंश। अब देखते हैं। जयी बनो आसानी से। अच्छा, तो मैं अभी से महाराज की जीत की कामना करता हूं। विजय श्री हो। महाराज इतने प्रसन्न हैं, क्या मुझे भरपेट भोजन करने की अनुमति है? जाओ, याद रखना ज्यादा मत खाना। यह जगह आखिरकार जिंग देश की सीमा में है। महाराज आपका बहुत धन्यवाद। ये बूढ़ा जल ड्रैगन इंसान खाने की आदत नहीं छोड़ सकता। छोड़ो भी, वैसे भी ये सब जिंग देश के साधारण लोग हैं। प्रिय, मैं वापस आ गया हूं। महोदया, मैं लौट आया हूं। स्वामी। प्रिय, तुम्हारी याद ने मुझे मार डाला। ये है, वो लिनताना है। वो अभी अभी बीमारी से उभरी है, उसकी कुछ यादें खो गई हैं। वो लिनलू की बहन है। लिनलू ने जाने से पहले मुझे उसकी देखभाल करने को कहा था, इसलिए मैंने उसे यहां ले लिया। महोदया से मिलकर खुशी हुई। लिन कुमार श्री गुजी के मित्र हैं। तुम इतनी औपचारिकता मत करो, बस मुझे दीदी बुला लो। दीदी, मुझे शरण देने के लिए धन्यवाद। शिव किंग, टैन एयरगू परिवार की अतिथि है।
हम उससे इतना सामान कैसे उठवा सकते हैं? ये गलत नहीं है दीदी, तुम गलत मत समझो। मैंने स्वेच्छा से ऐसा किया है। युवराज ने मेरा इलाज करवाने के लिए बहुत सारा धन खर्च किया है। मैं इसका कोई बदला नहीं चुका सकती। केवल युवराज की अच्छे से सेवा कर सकती हूँ, और माताजी की भी, ताकि इस जान बचाने के एहसान को चुका सकूं। अब समझ आया? तो फिर थोड़ी देर में शिवशी को पश्चिमी कमरा साफ करने दो। तुम चिंता मुक्त होकर यहाँ रहो। पत्नी जी वाकई उदार हैं। मुझे पहले चिंता थी, अचानक लिन को रख लेना आपको नाराज कर देगा। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। स्वामी, क्या आपको याद है शरद ऋतु के उत्सव से पहले आपने मुझसे जो वादा किया था? बिल्कुल याद है। तो क्या हम आज शाम मेले में घूमने चलें? बहुत अच्छा, जब तक तुम चाहो। देखो मिस्टर दो इतने अच्छे मूड में हैं, अपने साथियों के साथ मेले में घूमने आए। योगा मास्टर गो, इसकी बात मत करो। इस शरद ऋतु के त्योहार के बाद शहर में एक आदमखोर राक्षस आ गया है। उसने कई अपराध किए हैं, अब तक पकड़ा नहीं गया है। यानी मैंने छुपाकर रिपोर्ट किया है। अगर महाराज को पता चल गया तो मेरी यह पगड़ी तो पहले ही उड़ चुकी होती। इतना पकड़ना मुश्किल है क्या? अभी तक नहीं पकड़ा गया। कौन कहता है कि नहीं? लांझो के घुड़सवार पहाड़ परिवार के सभी बुजुर्गों को बुलवा लिया गया है, एक भी सुराग नहीं मिला है। अगर आधे महीने और बीत गए और पकड़ में नहीं आया तो शायद यही मुलाकात होगी, युवराज की मेरे साथ आखिरी मुलाकात। स्वामी, आप और मंत्री दो पहले बात करिए। मैं कहीं और घूमने जा रहा हूं, मेरा इंतजार करो। महाराज, क्या आप राजकुमार के साथ मेले में नहीं घूम रहे थे? अचानक इतनी जल्दी बुलाने का कारण? जब आप अभी यहां आ रहे थे, क्या आपने किसी राक्षस की महत्व महसूस की? नहीं, ये तो अजीब बात है। क्या ये राक्षस अपनी शक्ति और गंध छुपा रहा है? इतनी शक्ति, डर है कि उसका स्तर कम नहीं है। तो फिर वो लांजवा शहर आया क्यों? किस लिए? महोदया, मैं तो ओबामा हूं। मुझे लगता है कि हमारी नजरों में एक अजीब सी खिंचाव है। क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूं? कृपया मेरे कक्ष में आइए, चांद देखें और शराब पिए। दूर हो जाओ। ये तो दिलचस्प है। मैं शाही परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं आज तक किसी लड़की से नहीं टाला गया हूं। जिन लड़कियों ने मुझे टाला है वे आमतौर पर ड्रैगन बुजुर्ग के पेट में समा गई हैं। ये युवती मुझसे इतनी कठोर बातें क्यों कह रही हैं? मेरा परिवार बहुत संपन्न है और मैं अभी तक अविवाहित हूं। अगर आपका भी कोई उपयुक्त जोड़ा नहीं है तो बेहतर होगा। माफ कीजिए, उसके पास है। स्वामी, माफ करो पिए, मुझे देर हो गई। सब ठीक है? मैं ठीक हूं स्वामी। बस एक साधारण आदमी है। किस योग्यता से ऐसी खूबसूरत लड़की को पा सकता है? अगर यह राजकुमार बड़ी योजना में न होता, अपनी पहचान न छुपानी पड़ती, तो मैं सबक सिखा देता। क्या यह वही नहीं है? वो दो खलनायक पिछली बार बीच में ही टूट गया था। उनकी नीति देखने का भी मौका नहीं मिला। भाग्य काला है। नियति, महान यू साम्राज्य के 9वें राजकुमार, सिंहासन से वंचित रहने का मन में असंतोष, विद्रोह के दौरान भाग्यशाली व्यक्ति के हाथों मारे गए। भाग्य काला है। पूर्वी समुद्र के नागवंश का एक साधारण पुत्र, जवानी में ड्रैगन लॉर्ड का अपमान करके भगोड़ा हुआ। सबसे बड़ा डर कि नागवंश पता लगा लेगा। महान यू साम्राज्य की शरण ली। चलो, रुको। अभी तो मेरी पत्नी को छेड़ा था। राजकुमार तोबा, क्या तुम्हें मुझे कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? रुको, अभी तुमने मेरी पत्नी को छेड़ा। राजकुमार तोबा, क्या तुम्हें मुझे कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? राजकुमार तोबा, क्या वो वास्तव में है महान यू साम्राज्य के 9वें राजकुमार? ये राजकुमार है। कुछ दिन पहले की शरद परीक्षा उन्होंने भी भाग लिया था। पता नहीं राजकुमार तोबा शरद परीक्षा के प्रश्नों को कितने कठिन समझते हैं। भैया, आप बिना सोचे बात ना करें। मैं यद्यपि दायु का 9वां राजकुमार हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी शरद ऋतु की परीक्षा में भाग नहीं लिया। हर राजवंश की राजकीय परीक्षा में जो व्यक्ति उपाधि प्राप्त करता है वो राष्ट्र के भाग्य का वाहक होता है। तो वह मौका एक कदम दार्जिलिंग की शैक्षिक की समृद्धि चुराने का प्रयास है। ये तो सचमुच दुष्ट महत्वाकांक्षा है। हिम्मत है करने की, पर नाम लेने की नहीं। ठीक है, ये सज्जन जहां से आए हैं वो महायु से भी अधिक दूर है। पूर्वी समुद्र के नाग जाति के हैं। पता नहीं ड्रैगन लॉर्ड अभी भी आपकी तलाश में है। आपको मेरी पहचान कैसे पता? स्वामी, क्या यह वही व्यक्ति है जो हाल ही में शहर में लोगों को खा रहा है? बिल्कुल सही महानुभावों, यह वही है। भागो भागो भागो, जल्दी भागो। लाओ शीघ्र चलें, वरना थोड़ी देर में लांझो घुड़सवार सेना और साधु आ जाएंगे तो हम यहां से नहीं निकल पाएंगे।
मेजबान ने सबके सामने मध्यम स्तर के खलनायक की कहानी खोल दी। पुरस्कार प्राप्त हुआ रहस्यमय स्वर्गीय खजाना, ड्रैगन रोज पेयर, दिव्य भाला कला, सैकड़ों पक्षी फिनिक्स की ओर, दिव्य भाला मार्ग का सार, अग्निगुण। स्वामी, मुझे डर लग रहा है, पहले घर चलते हैं। पत्नी, डरो मत, मैं हूं यहां, डरो मत। मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत, और उसे डरा दिया। लगता है तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। यह लड़का आखिर है कौन? हमारे सारे राज खोल दिए। साहित्यिक भाग्य चुराने की योजना विफल रही, हमारी महान योजना बर्बाद कर दी। महाराज, अब हम क्या करें? मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। अभी बहुत से लोग थे, उस लड़के को सबक नहीं सिखा पाए। गुरु लौंग, कल सुबह हमें मौका ढूंढकर उसे मार देना चाहिए। फिर से दिल लौटें। हाल ही में लांजो में हालात कुछ अशांत हैं। मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मिलते ही हैं भाग्यशाली लोग, या फिर खलनायक। क्या घर बदलकर कहीं और रहना चाहिए? गुलांग, क्या सोच रहे हो? इतने गहरे विचारों में डूबे हो। मैं सोच रही हूं कि क्या हमें घर बदलना चाहिए। गुलांग जहां भी जाएं, मैं उनके साथ रहना चाहूंगी। लेकिन अभी क्यों नाव की परीक्षा का परिणाम आने वाला है? शायद तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक और जरूरी काम है। क्या? जाहिर है, सोने का वक्त है। इस बार सिस्टम ने जो डायरेक्ट स्पिरिट दे दिया है, यह सचमुच बहुत अच्छा है। इसे पूरी तरह अवशोषित करने के बाद सीधे मुझे प्रमोट कर दिया, सम्राट स्तर 2 स्टार बना दिया। वही पहले वाला अजगर फिर से। वो अभी तक गया नहीं। लगता है मुझ पर ही आ रहा है। अच्छा, अच्छा हुआ तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। महाराज, क्या हुआ? कोई आ रहा है। तुम भी एक साधु हो। महाराज, उससे ज्यादा बहस मत करो। ये लड़का लगता है खुद जाल में फंस गया है। मैं तुम्हारे लिए उसे मार देता हूं। जूइन तियांग की अनमोल धरोहर। तुम आखिर कौन हो? मैं एक आम इंसान बनकर तुम लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम सब मरने पर तुले हो। टूट। अब तुम्हारी बारी है। तुम यहां मत आना। पिता, मुझे बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को मारने की कोशिश, अपनी मौत के बारे में सोच लिया। मायावी छाया। महाराज देखिए, शहर के बाहर दो लोग हैं, परम शक्तिशाली योद्धा लड़ रहे हैं। क्या यह मेरा भ्रम है? ये सुगंध क्यों यू हुआंग जैसी लगती है? लगता है उनमें से एक यू हुआंग ही है। यू हुआंग, वो लांगजो में कैसे आ सकता है? क्या ये तोबा मुंह की वजह से है? बहुत संभव है। शाशी, तुम जाकर पता लगाओ। देखो आखिर कौन है।
जो यो हुआन से लड़ रहा है। मैं समझ गया। प्रिय पति, पर्वत शिखर की छाया हो तो क्या हुआ, परम शिखर की छाया हो तो क्या हुआ, तुम खुद ही सामने आ जाओ, तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अजीब बात है, अध्ययन कक्ष में भी नहीं है। सुबह सुबह पति जी कहाँ गए? पति जी तो बिल्कुल निर्बल हैं। शहर के बाहर दो महान योद्धा लड़ रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? प्रिय पत्नी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैं शायद बहुत चिंतित थी, मुझे भ्रम हुआ। आप तो एक कोमल विद्वान हैं, भले ही आपको कुछ ज्ञान है। ये कैसे संभव है? युव राजा का सामना करने वाला शक्तिशाली योद्धा। गुरुदेव, आप बिना कुछ कहे बाहर कैसे चले गए? बाहर दो महान योद्धा आपस में लड़ रहे हैं। आप तो एक पक्षी को भी नहीं मार सकते। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे माफ करना प्रिय, मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। मैंने देखा कि कल रात तुम बहुत थक गए थे, इसलिए तुम्हारे लिए पोषण देने वाला मांस लाने गया था। तुम्हारे लिए पोषण देने वाला मांस लाने गया था। गुलान, तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। बस, ये कैसा मांस है? इसकी गंध थोड़ी अजीब है। ये सांप का मांस है। प्रिय, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इसे कुत्तों को खिला दूंगा। महाराज, ये राजकुमार की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है, कृपया इसे देखें। मुझे देखने दो कि गुजर ने कैसा प्रदर्शन किया। गुजर की अद्भुत प्रतिभा के साथ निश्चित रूप से उन्होंने शानदार निबंध लिखा होगा। क्या यह वो अद्भुत नीति प्रस्ताव है? शाशी यूओडी, तुमने गलत तो नहीं ले लिया? बिल्कुल नहीं, मैंने खुद जाकर लिया है। यह किसी और के हाथ से नहीं गुजरा। कैसे हो सकता है कि युवराज का पेपर खाली हो? यह स्थानीय अधिकारी इतना नियमहीन है। जिन परीक्षार्थियों को जुबानतियान सिंह ने चुना है, वे अपना सिर खोने से डरते हैं। अन्यथा वे गुरु जी के लेख को कैसे छू सकते हैं? गुरु जी की प्रतिभा अद्वितीय है। एक बार चुने जाने पर वे राजधानी जाएंगे। मैं सोचती हूँ यह भी निश्चित रूप से मुझे छोड़ने का मन न होने के कारण है, इसलिए यह अंतिम उपाय अपनाया। तो महाराज, अब क्या करें? स्वाभाविक है कि गुरुदेव को उच्च पद मिले। गुरुदेव का मेरे प्रति गहरा स्नेह है, मैं उन्हें कैसे निराश कर सकती हूँ? मुझे किसने मारा? मैंने किसको मारा? आज तो चुनाव परिणामों का दिन है। यमन में लगभग सब लग चुके हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हैं? क्यों चिंता करूं? सोने की सूची कई दिनों तक रहती है। वैसे भी मैंने खाली पद दिया है, सूची में मेरा नाम होने वाला नहीं है। जाने का क्या फायदा है? सुनो, ये तो लगता है कि सरकार की तरफ से उत्तीर्ण छात्रों को खुशखबरी सुनाने वाली टोली है। हमारे आसपास किसी ने परीक्षा पास की है, लेकिन हमारे इलाके में लगता है शरद उत्सव में कोई नहीं आया है। सच में? कुंवरगु, क्या कुंवरगु घर पर है? यह नम्र कर्मचारी आपको बधाई देने आया है। कुंवरगु, आपको प्रथम स्थान प्राप्त करने की हार्दिक बधाई। अब तो आपको श्रीमान गु कहना चाहिए। भविष्य में आपकी उन्नति और होगी। मेरी सहायता करने वाले को मत भूलना। लांगजो शहर की शरद ऋतु की परीक्षा में प्रथम स्थान। यह तो एक काला रहस्य है। मैंने तो खाली पेपर जमा किया था, फिर भी मैं प्रथम आया। क्या वो रहस्यमय अधिकारी है जिसने फिर से मेरी मदद की? मैं तो केवल अनुत्तीर्ण होना चाहता था। यह आदमी तो बढ़िया है, उसने सीधे मुझे जीवन का दर्जा दे दिया। मैं अब विदा लेता हूं। अरे वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि यह जिलाधिकारी हैं, खुद दस्तावेज लेकर आए हैं। तो ये है जीवांगू। मैंने बचपन से ही गू के बेटे में दम देखा था। तुम पढ़ाई के लिए बने हो।
अब राजधानी जाने का मन नहीं है, मगर जाना ही पड़ेगा। अगर महारानी नाराज हो गई तो वो परिवार को मुसीबत खड़ी हो सकती है। बधाई हो पति जी, आप प्रथम आए हैं। अब आप एक अधिकारी हैं। अगर मैं राजधानी गया तो जरूर इस भले इरादे वाले बुरे अधिकारी को ढूंढकर कोरों से मारूंगा। स्वामी, आप खुश नहीं लग रहे। महोदया, मैं राजधानी नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ। पागल, केवल अधिकारी बनकर तभी तुम सच में मेरे साथ जीवन भर रह सकते हो। सम्राट का संसार में आना अंत नहीं है, बस शुरुआत है। केवल गुलदान को सिंहासन पर बैठाकर